हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, हम रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा, ठीक है, दोनों को लेकर के लगातार जो है वो मनोविज्ञान की क्लासें जो है वो अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि अगर आप लगातार जो है वो क्लासों के साथ जुड़े रहोगे तो अंत तक आपका मनोविज्ञान का जो है वो एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा, भले ही रीट पात्रता देना, भले ही रीट मुख्य परीक्षा देना। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। और देखो, हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व को लेकर के। ठीक है, व्यक्तित्व में जो भी आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ प्रश्नों की चर्चा जो है वो हमने पहली क्लास के अंदर कर ली। ठीक है, आज जो है वो अपनी दूसरी क्लास है और आज की क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट व्यक्तित्व जो है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है साथियों, कहते हैं ना कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो पर खतरनाक होना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं कि वो हार मान ले, मेरा मकसद ये है कि वो मेरे आगे मजबूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में समझना है और साथ ही साथ आपको जो है वो आंसर करते जाना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टीएटी परीक्षण में, ठीक है, कार्डों की जो संख्या है वो कितनी होती है। देखो टीएटी क्या होता है। टीएटी जो है ये एक व्यक्तित्व का परीक्षण है। ठीक है, व्यक्तित्व का मतलब होता है कि हमारे बोलने का तरीका, हम जो है वो दूसरों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये जो है इन सभी को मिला करके अपना जो है वो व्यक्तित्व तैयार होता है। ठीक है, तो उस व्यक्तित्व को, ठीक है साथियों, उस व्यक्तित्व को मापने के लिए कुछ विधियां हैं। ठीक है, इन विधियों को बोलते हैं प्रक्षेपी विधियां। देखो समझो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप जो है वो छोड़ दो एक बार। ठीक है, देखो व्यक्तित्व मापन के लिए कुछ विधियां हैं जिनको बोलते हैं प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, व्यक्तित्व को मापने के लिए कुछ विधियां हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं प्रक्षेपी विधियां। अब देखो प्रक्षेपी विधियां क्या होती है साथियों। देखो प्रक्षेपी विधियों का मतलब ये होता है कि आपके व्यक्तित्व का, ठीक है, परीक्षण करने के लिए आपको कुछ जो है वो चित्र दिखाए जाते हैं। ठीक है, जो चित्र आपको पहले से ही पता नहीं होते, कार्डों के ऊपर कुछ जो है वो चित्र बने हुए थे और उन चित्रों को आपको व्यक्तित्व परीक्षण में उपयोग लिया जाता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार का कार्ड के ऊपर जो है एक चित्र बनाया जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि ये जो चित्र है ये किसका है। ठीक है, अब आपके अचेतन मन में, ठीक है साथियों, जो भी जानकारी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसके अनुसार आप बताओगे कि ये चित्र जो है वो किसका है। ठीक है, दरअसल ये चित्र जो है वो किसी का नहीं होता है, लेकिन आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए ही आपसे पूछा जाता है कि ये चित्र जो है वो किसका है। ठीक है, तो जो भी, ठीक है, जो भी चित्रों के माध्यम से साथियों, जो भी चित्रों के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का, ठीक है, परीक्षण किया जाता है उसको बोलते हैं प्रक्षेपी विद्या। ठीक है, कुछ विद्या ऐसी होती है जिसके अंदर आपको चित्र दिखाया जाता है। ठीक है, और चित्र दिखाने के बाद में आप उस चित्र को लेकर के क्या सोच रहे होते हैं। ठीक है, जो भी अचेतन मन के अंदर आपके पास में जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आप बताते हैं कि ये चित्र जो है वो किसका है। ठीक है, दरअसल ये चित्र जो है वो किसी का नहीं होता है, लेकिन ये व्यक्तित्व परीक्षण की विधिया है। ठीक है, अब देखो प्रक्षेपी विधियों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रक्षेपी विधि है और जहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, देखो पहली प्रक्षेपी विधिया क्या होती है। चित्र दिखाया जाएगा, ठीक है, और आप वो चित्र के बाद चित्र को देख करके बताओगे कि ये चित्र जो है वो किसका है। ठीक है, उसके बाद में आपके व्यक्तित्व का जो है वो परीक्षण किया जाएगा। तो प्रक्षेपी विद्या, चित्रों को दिखाना। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी प्रक्षेपी विद्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज, पहली जो विधि है और इंपॉर्टेंट है वो है साथियों आईबीटी। ठीक है, आईबी और टी। ठीक है, अब आईबीटी क्या होता है। आईबीटी को बोलते हैं शाही, हिंदी के अंदर शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, क्या होता है, शाही धब्बा परीक्षण होता है। ठीक है, इसके अंदर भी वही है, चित्र वाली कहानी है। ठीक है, तो आईबीटी यानी कि हिंदी में बोलते हैं शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ कार्ड होते हैं। ठीक है, और कार्डों के ऊपर क्या होते हैं, चित्र बने हुए होते हैं भाई। ठीक है, और आपको चित्रों को देख बनाना था कि ये चित्र जो है वो किसका है। ठीक है, आप जब चित्र को देखते हैं, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो बताएंगे कि ये कुत्ते का है। ठीक है, कुछ बोलेंगे घोड़े का है। ठीक है, कुछ बोलेंगे गधे का है। तो इस प्रकार से आपके अचेतन मन के अंदर आप कितना सोच पाते हैं उस चित्र को लेकर के, यही होती है प्रक्षेपी विधि। ठीक है, तो पहली होगी आईबीटी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, यानी कि हिंदी में इसका नाम हो जाएगा अपने क्या, शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, ये पहली विधि है।
IBT स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, देखो सेकंड दूसरी विधि की बात करें, ठीक है, सेकंड जो विधि होती है उसको बोलते साथियों TAT। ठीक है, TAT। अब देखो TAT क्या होता है, ठीक है, TAT को बोलते हैं थेमेटिक एप्रिसिएटिव टेस्ट। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक, क्या बोलेंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT। देखो पहली विधि IBT इंक ब्लॉक टेस्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। ये प्रक्षेपी विधियां हैं, ये जो विधियां हैं वो साथियों प्रक्षेपी विधियां। आपसे क्वेश्चन जो है वो सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी जो है वो प्रक्षेपी विधि नहीं है। ठीक है, तो देखो IBT स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है, TAT अपना प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और तीसरी जो विधि है वो है साथियों CAT। ठीक है, तीसरी कौन सी है, तीसरी है CAT। अब CAT को बोलते हैं चाइल्ड एप्रिसिएटिव टेस्ट, और इसको हिंदी में बोलेंगे बालक अंतर्बोध और आगे परीक्षण। ठीक है, तो ये तीन विधियां जो है इनको बोलते हैं प्रक्षेपी विधियां। अब देखो और भी विधियां हैं, लेकिन सिर्फ जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो तीन विधियां प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी, पहली IBT को क्या बोलते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट अंग्रेजी में, और हिंदी वाला याद करके जाना स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें भी कुछ कार्ड होते हैं और कार्डों के ऊपर चित्र बने हुए होते हैं, और चित्रों के उस चित्र को देखकर बताना होता है कि ये चित्र जो है वो किसका है, और उससे आपके व्यक्तित्व का अध्ययन होता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो विधि है साथियों, सेकंड जो विधि है वो है TAT। ठीक है, TAT को अंग्रेजी में कहते हैं थेमेटिक एप्रिसिएटिव टेस्ट। ठीक है, और अंग्रेजी में कहेंगे, सॉरी हिंदी में कहेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, तीसरी जो विधि है ये होती है CAT यानी कि बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, चाइल्ड एप्रिसिएटिव टेस्ट। तो ये तीन विधियां जो है ये प्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, तो उनमें से एक होता है TAT, उसमें से इन तीनों में से एक जो होती है वो कौन सी होती है, TAT। जो मैंने यहाँ पे लिखा देखो TAT। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसके अंदर कार्डों की संख्या जो है वो कितनी होती है, ठीक है, इसके अंदर कार्डों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है, या फिर 40 होती है। देखो साथियों IBT की बात करें, ठीक है, ये जो IBT है इसके अंदर कार्डों की संख्या होती है 10। ठीक है, IBT के अंदर साथियों IBT की बात करें तो यहाँ पे IBT के अंदर जो कार्डों की संख्या होती है वो 10 होती है, और TAT की बात करें तो TAT के अंदर जो है वो कार्डों की संख्या 30 होती है, और एक कार्ड जो है वो क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, एक कार्ड खाली होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका C ऑप्शन सही होगा, यानी कि TAT परीक्षण। ठीक है, थेमेटिक एप्रिसिएटिव टेस्ट, हिंदी में कहेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, कार्डों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है, और एक कार्ड जो है वो खाली होता है। ठीक है, चलिए दोबारा समझिए एक बार क्वेश्चन को। हाँ, अब देखो तीन विधियां अपनी होगी प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, आगे सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है, आपको एक एक चीज जो है वो क्लास के माध्यम से क्लियर हो जाएगी, दोबारा जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो TAT परीक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, किसकी बात कर रहे हैं, TAT परीक्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रासंगिक, हिंदी में कहेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो गया। ठीक है, कैसी विधि है, विधि कैसी है, विधि है प्रक्षेपी। विधि जो है वो कैसी है, विधि है प्रक्षेपी। ठीक है, TAT जो परीक्षण है, TAT जो विधि है ये एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, हिंदी में नाम क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, ये जो है ये इसका प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। ठीक है साथियों, TAT विधि की बात करें तो TAT जो विधि का प्रतिपादन किया था वो क्या था, मॉर्गन और मूरे के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि TAT जो परीक्षण है ये किसने दिया था। तो साथियों इसके जो प्रतिपादक है वो है मॉर्गन और मूरे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें कार्डों की संख्या होती है 30, और एक कार्ड जो है वो कैसा होता है, खाली होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, यहां से क्वेश्चन आएगा और आपका जो है वो कभी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, प्रक्षेपी विधियां, तीन विधियां मैंने आपको बता दी, पहली IBT, ठीक है, यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरी TAT यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और तीसरी जो है वो है CAT यानी कि बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, अब देखो TAT के अंदर जो कार्डों की संख्या होगी वो होगी 30। तो इस क्वेश्चन का आपका C ऑप्शन जो है वो सही हो गया।
ठीक है। टीएटी परीक्षण जो होता है उसके अंदर कार्डों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 30 होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, किसने, प्रतिपादक कौन है, तो मॉर्गन और मूरे। कार्ड कितने, 30 कार्ड, और एक जो है वो खाली कार्ड होता है। ठीक है, और विधि कैसी है, तो यह प्रक्षेपी विधि। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? जिनको भी ये क्वेश्चन समझ में आए ना, वो एक बार क्लास को जो है वो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो साथियों, ये होती है प्रक्षेपी विधियां जिनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था वो है ये प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, प्रक्षेपी विधियां, चित्र को दिखाना और चित्र को देख करके आप बताओगे कि ये चित्र जो है वो किसका है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रक्षेपी विधि। ठीक है, अब देखो, तीन मुख्य रूप से प्रक्षेपी विधियां और जहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली कौन सी है, पहली है अपनी आईबीटी यानी कि शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, पहली जो विधि है उसको बोलते हैं हम शाही धब्बा परीक्षण यानी कि आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है साथियों, ये जो विधि है ये दी थी हरमन रोरसा ने। ठीक है, ये जो विधि है ये हरमन रोरसा ने दी थी, स्टार लगा देना लेकिन कभी भूल मत जाना। ठीक है, कौन सी विधि, आईबीटी विधि। आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण, प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा, और कार्डों की संख्या 10 होती है। इतना बस याद रखना, कार्डों की संख्या, प्रतिपादक और विधि। कार्डों की संख्या, प्रतिपादक और विधि, कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि है। नाम क्या है, आईबीटी। आईबीटी का हिंदी में शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा। कार्डों की संख्या कितनी है, 10 है बस। अब देखो दूसरी विधि, दूसरी विधि की बात करें तो वो है टीएटी, जो हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रतिपादक कौन है, मॉर्गन और मूरे। कार्डों की संख्या कितनी है, 30 है बस। प्रतिपादक और कार्डों की संख्या याद कर लो। ठीक है, और एक ध्यान रखना कि ये जो है विधि कौन सी है, प्रक्षेपी विधि है, यानी कि चित्रों के माध्यम से व्यक्तित्व का अध्ययन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तीसरी विधि, तीसरी विधि है सीएटी। सीएटी को बोलते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक है बेलेक, और कार्डों की संख्या 10 है। ठीक है, देखो आईबीटी के अंदर और सीएटी के अंदर कार्डों की संख्या 10 और 10 है। ठीक है, टीएटी जो परीक्षण है इसके अंदर कार्डों की संख्या 30 है। आईबीटी में प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा है। ठीक है, इसमें टीएटी में कौन है, मॉर्गन मूरे है, और सीएटी के अंदर कौन है, बेलेक है। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वहां से देखकर आप एक बार जो है वो जरूर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन भाई, देखो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है साथियों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आपके बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कंप्लीट जो है वो आपको दृष्टि आरएस के जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर जो है वो मैं डालता रहता हूं, तो आज से ही टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जो है वो ज्वाइन कर लेना। जिन विद्यार्थियों ने कर रखा है वो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है वो आज ही दृष्टि के साथ में जो है वो जरूर जुड़ जाना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, ये सारे कंप्लीट क्वेश्चन है, और ये देखो ये टीएटी वाला पूछा गया था। ठीक है, सेकंड ग्रेड के अंदर, सामान्य ज्ञान के अंदर, तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए बार बार, और यही क्वेश्चन आपके रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नावली। ठीक है, ये व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है, कौन सी, प्रश्नावली विधि। अब देखो मैंने आपको कहा था कि प्रक्षेपी विधियां, हमने प्रक्षेपी विधियों को पढ़ा था। ठीक है, प्रक्षेपी में कौन सी, प्रक्षेपी में अपने एक तो पढ़ा था कौन सी, आईबीटी को पढ़ा। ठीक है, शाही धब्बा परीक्षण को पढ़ा, आईबीटी। ठीक है, सेकंड हमने कौन से पढ़ा, टीएटी को पढ़ा। ठीक है, टीएटी को पढ़ा। ठीक है, और हमने सीएटी को पढ़ा। ये तीन जो विधियां हैं साथियों, ये तीनों जो विधियां हैं ये विधियां प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, लेकिन जब हम प्रश्नावली की बात करते हैं, ठीक है, प्रश्नावली जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है ये साथियों एक व्यक्तिगत विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो प्रश्न पूछा जाता है और आगे वाला व्यक्ति जो है वो उसका उत्तर देता है, और इसके माध्यम से भाई प्रश्नावली विधि क्या होती है कि एक साइड में प्रश्न जो है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, फिर उस व्यक्ति से उस प्रश्नों के जो है वो उत्तर जो है वो पूछे जाते हैं यस और नो में। ठीक है, और फिर उसके व्यक्तित्व का जो है वो पता लगाया जाता है कि वो आदमी जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि उत्तर जो है वो सही भी देता है और वो गलत भी दे सकता है। ठीक है, तो ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन प्रश्नावली जो है ये एक व्यक्तित्व परीक्षण की एक व्यक्तिगत विधि है, यानी कि एक व्यक्ति का जो अध्ययन है वो किया जाता है प्रश्नों को पूछ करके। ठीक है भाई, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्नों के माध्यम से उसके जो है वो व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो वो होती है कौन सी, अपनी प्रश्नावली विधि बस।
ठीक है, ये एक विधि जो है वो व्यक्तिगत विधि है, यानी कि एक व्यक्ति का अध्ययन जो है वो किया जाता है। ठीक है, देखो प्रक्षेपी में आईबीटी याद रखना, ठीक है, टीएटी याद रखना और सीएटी याद रखना, ये जो है वो प्रक्षेपी विधियां हैं और यहां से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव व्यक्तित्व जो है वो ये परिणाम है। ठीक है, एक मानव का व्यक्तित्व जो है ये किसका परिणाम होता है। ठीक है, देखो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत ही बेहतरीन और गजब लेवल की होती है। ठीक है, उनके बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, आपके जैसे सारी चीजें। ठीक है, किसी का व्यक्तित्व जो है वो बहुत अच्छा होता है और किसी का व्यक्तित्व इतना खराब होता है कि वो रास्ते में चलते हुए भी किसी व्यक्ति को जो है वो गाली दे सकता है। ठीक है, तो ये जो परिणाम है, ठीक है, ये जो परिणाम है साथियों, ये है व्यक्तित्व का। ठीक है, तो व्यक्तित्व का जो परिणाम है ये किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, देखो पालन पोषण पर, ये शिक्षा पर, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया पर, केवल वातावरण पर या केवल आनुवंशिकता पर। देखो साथियों, व्यक्तित्व की जहां तक बात आती है तो व्यक्तित्व हमेशा किसके ऊपर, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, आनुवंशिकता यानी कि उसके मम्मी पापा या फिर उसके दादा दादी, ठीक है, वो होगी आनुवंशिकता। और सेकंड चीज यहाँ पे आता है वातावरण, कि जिस प्रकार के वातावरण के अंदर एक बालक जो है वो पलता है वो वैसा ही व्यवहार जो है वो सीखता है और उसी व्यवहार को बोलते हैं व्यक्तित्व। ठीक है, अब जिसके परिवार के अंदर साथियों, जिसके परिवार के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, ठीक है, और उसका जो व्यक्तित्व है वो उसी प्रकार का होगा। ठीक है, जिसके परिवार के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है और वह जो है वो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसी प्रकार का होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया। ठीक है, वातावरण अगर देखो, परिवार अगर झगड़ालू है, ठीक है, तो एक व्यक्ति का जो वातावरण होगा वो होगा क्रोधित और झगड़ालू वाला। ठीक है, तो ये जो है अपना व्यक्तित्व जो है इसका परिणाम जो है ये आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व को, ठीक है, किस प्रकार का अधिगम जो है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व को, ठीक है, किस प्रकार का जो अधिगम है ये सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए देखो, प्रयत्न, यहाँ पे प्रयत्न है, ठीक है, यहाँ पे है प्रयत्न भाई। ठीक है, प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम, या फिर यहाँ पे अनुदेशात्मक अधिगम। साथियों देखो, बालक के व्यक्तित्व को, ठीक है, किस प्रकार का अधिगम सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो वो करता है अपना कौन सा, अनुदेशात्मक अधिगम, या फिर इसको बोलते हैं निर्देशात्मक अधिगम। ठीक है, इसको निर्देशात्मक भी बोला जाता है। ठीक है, देखो अनुदेशात्मक या फिर निर्देशात्मक क्या होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो है वो जब निर्देश के माध्यम से सीखता है, ठीक है, निर्देश के माध्यम से सीखता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, अनुदेशात्मक या फिर निर्देशात्मक अधिगम। ठीक है, तो इस प्रकार के जब हम अधिगम की बात करते हैं तो उसको जो है वो अनुदेशात्मक अधिगम या फिर निर्देशात्मक जो अधिगम होता है, ये अधिगम जो है वो व्यक्ति को सर्वाधिक जो है वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही होगा, अनुदेशात्मक या फिर निर्देशात्मक। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रेल लिपि में, ठीक है, किसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। ठीक है, ब्रेल लिपि जो है इसके अंदर किसको पढ़ना चाहिए, तो ये ब्रेल लिपि में किसको पढ़ाते हैं भाई, ब्रेल लिपि में पढ़ाते हैं अंधों को। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उनका सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि जो है ये एक अंधों के लिए लिपि होती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व और बुद्धि में, ठीक है, वंशानुक्रम की भूमिका है। ठीक है, एक प्रकार का जो व्यक्तित्व अपना पर्सनैलिटी है और एक अपनी जो बुद्धि है यानी कि अपना सोचने का तरीका है। ठीक है, हम कितने इंटेलिजेंट है, हमारा दिमाग कितना है, इसको हम जो है वो बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इसके अंदर वंशानुक्रम की क्या भूमिका है। ठीक है, वंशानुक्रम जो है वो इसकी क्या भूमिका है, नाम मात्र की है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्व भूमिका है, या अमहत्वपूर्ण है, या फिर आकर्षक भूमिका। देखो साथियों, व्यक्तित्व और बुद्धि की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर वंशानुक्रम की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, वंशानुक्रम की जो है वो व्यक्तित्व और बुद्धि दोनों के अंदर यानी कि पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी दोनों के अंदर वंशानुक्रम की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो कि हिमशैल के उदाहरण के माध्यम से फ्राइड के अनुसार जो भाग पानी के अंदर रहता है वह प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो
सिगमंड फ्राइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने मनो विश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने जो है वो मनो विश्लेषणवाद का क्या दिया था, सिद्धांत दिया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि मनो विश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, तो वह सिगमंड फ्राइड। ठीक है, और सिगमंड फ्राइड ने मन की जो है वो 3 स्तर बताई। कितने स्तर बताई, मन के जो है वो 3 स्तर बताई थी कि एक तो होता है चेतन मन, एक हो गया चेतन, ठीक है, और सेकंड जो होता है वो होता है अर्धचेतन, अर्ध चेतन, और तीसरा जो होता है वो होता है अचेतन। ये हमने कल चर्चा की थी इन सभी की। ठीक है, अचेतन होता है। तो हिमशैल के उदाहरण के माध्यम से फ्राइड ये कहते हैं कि एक बर्फ का टुकड़ा जो होता है ये इस प्रकार से पानी के अंदर तैरता रहता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला जो भाग है, ये तैरता हुआ ये पानी के अंदर वाला जो भाग है ये कौन सा है, तो ये साथियों कौन सा है, ये है अपना अचेतन मन। ठीक है, ये जो है वो कौन सा है, अचेतन मन है। अब देखो अचेतन मन ये वाला, ये होता है अपना कितना, ये होता है 9/10। ठीक है, और चेतन मन की बात करें साथियों, चेतन मन की बात करें, ये वाला जो चेतन मन है ये होता है 1/10। ठीक है, अब ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, देखो ज्यादा कौन सा है, अपना चेतन मन जो होता है वो 1/10 होता है, यानी कि 10 में से एक भाग जो होता है वो चेतन होता है। लेकिन अचेतन की बात करें तो ये साथियों कितना होता है, ये अपने 10 में से 9 होता है। ठीक है, तो जो पानी के अंदर वाला भाग है ये ज्यादा है। ठीक है, तो अपना अचेतन मन जो है वो ज्यादा होता है हमेशा, अचेतन मन जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पानी के अंदर, जो पानी के अंदर वाला भाग है ये प्रतिनिधित्व करता है किसका, अपने अचेतन मन का। ठीक है, क्योंकि भाई अचेतन मन जो है वो ज्यादा है और चेतन मन जो है बहुत ही कम है, तो ऊपर जो पानी के ऊपर वाला भाग है ये तो करता है चेतन मन का। ठीक है, और ये पानी के अंदर वाला जो भाग है ये करेगा अचेतन मन का। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अचेतन मन जो है वो ज्यादा है, 9/10 है। और साथियों चेतन मन की बात करें तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1/10 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही होगा, अचेतन मन का। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल चिंता, ठीक है, मूल चिंता जो है वो संप्रत्यय का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था, मूल चिंता। ठीक है, एक बेसिक एंजाइटी जो है इसका संप्रत्यय जो है वो किसने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए एडलर ने, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड ने, ऑप्शन सी कैरेन हॉर्टी ने, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मूल चिंता की बात करें, एक बेसिक एंजाइटी की बात करें तो इसका जो संप्रत्यय है ये दिया था किसने, कैरेन हॉर्टी ने। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह, बेसिक एंजाइटी मूल चिंता का संप्रत्यय जो है वो देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अपने कौन, कैरेन हॉर्नी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरेन हॉर्नी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्डन के अनुसार, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सेल्डन के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है वो व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सेल्डन ने एक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ठीक है, और उसमें जो है वो 3 प्रकार बताई। कितने प्रकार, 3 प्रकार जो है वो बताई। ठीक है, और इन प्रकारों को बोलते हैं सोमोटाइप। व्यक्तित्व, देखो सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताई, 3 प्रकार बताई। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सोमोटाइप। ठीक है, पहला जो प्रकार बताया साथियों, पहला जो प्रकार बताता वो बताता एक्टोमार्फी, एक्टोमार्फी। ठीक है, एक्टोमार्फी पहला जो इन्होंने प्रकार बताया वो बताता एक्टोमार्फी, इसको बोलते हैं लंबाकृति। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है 1 1 और 7। ठीक है, 1 1 7 होता है। ठीक है, उसके बाद में ये इसको बोलते हैं एक्टोमार्फी को लंबाकृति बोलते हैं। एक्टोमार्फी जो है इसको साथियों लंबाकृति बोलते हैं, और ये होता है 1 1 7। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो चीज बताई सेल्डन ने, दूसरा जो वर्गीकरण बताया वो बताया मेसोमार्फी, दूसरा बताया मेसोमार्फी। ठीक है, मेसोमार्फी इसको बोलते हैं आयताकृति। ठीक है, इसको बोलते हैं आयताकृति, और ये होता है 2 7 2 7 1। ठीक है, तीसरा जो बताया, ठीक है, तीसरा जो बताया वो बताया एंडोमार्फी, एंडोमार्फी, और ये जो एंडोमार्फी होता है ये होता है कितना, ये होता है 7 3 1, 7 3 और 1। ठीक है, अब देखो एंडोमार्फी का मतलब हो गया गोलाकार। समझो एक बार फिर से, सेल्डन की बात करते हैं। सेल्डन ने व्यक्तित्व की 3 प्रकार बताई। ठीक है, सेल्डन ने व्यक्तित्व की 3 प्रकार बताई। पहला कौन सा, पहला सोमोटाइप, सॉरी
इन प्रकार को बोलते हैं सोमोटाइप। ठीक है, इसमें से जो पहला प्रकार है वो होता है एक्टोमार्फी। ठीक है, पहला जो प्रकार होता है वो होता है एक्टोमार्फी और इसको बोलते हैं लंबाकृति। ठीक है, सेकंड जो होता है ये होता है एक साथ एक, सॉरी एक एक साथ के अनुपात में होता है, यानी कि एक एक साथ के अनुपात में। ठीक है, दूसरा जो है वो है मेसोमार्फी, यानी कि ये होता है आयताकृति। ठीक है, ये जो होता है वो आयताकृति होता है, इसको बोलते हैं मेसोमार्फी। ठीक है, ये जो है वो 2:7:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, 2:7:1 के अनुपात में। ठीक है, उसके बाद में एंडोमार्फी जो होता है, एंडोमार्फी जो होता है ये 7:3:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, 7:3:1 के अनुपात में एंडोमार्फी, इसको बोलते हैं गोलाकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल्डन ने 3 प्रकार का जो है वो वर्गीकरण किया था, इसको बोलते हैं सोमोटाइप। ठीक है, ये प्रकार और ये अनुपात आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखो, एक सामान्य व्यक्तित्व की बात करें तो ये 3 तो हो गए अलग अलग। भाई एक्टोमार्फी क्या होता है, लंबाकृति। ठीक है, मेसोमार्फी क्या होता है, आयताकृति, और एंडोमार्फी क्या होता है, गोलाकृति। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो है वो अलग अलग है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सेल्डन ने कहा था कि एक सामान्य व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो व्यक्तित्व होता है वो होता है 4:4.4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन से होगा 4:4:4 या फिर 4:44, ऐसे याद रखना। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है 4:4.4। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्था में, ठीक है, ओडीपस ग्रंथि का विकास होता है। ठीक है, देखो हम फ्राइड की बात करें तो फ्राइड ने मनोलैंगिक अवस्थाएं कितनी बताई है, 5 अवस्थाएं बताई है। फ्राइड ने मनोलैंगिक अवस्थाओं की बात की है और 5 अवस्थाओं का अध्ययन जो है इनकी 5 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, पहली जो अवस्था होती है, नंबर 1 भी पहली जो अवस्था होती है ये होती है मुखावस्था। पहली अवस्था कौन सी, पहली अवस्था होती है मुखावस्था। ठीक है, ये जो अवस्था है ये 0 से लेकर के 1 वर्ष तक होती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड में यहां पे लिख रहा हूं, देखो मुखावस्था। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है साथियों गुदावस्था। दूसरी जो होती है वो होती है गुदावस्था, और ये होती है, ये कितने से, ये 2 से लेकर के 3 वर्ष तक होगी। ठीक है, दूसरी गुदावस्था। तीसरी जो अवस्था होती है गुदावस्था के बाद में तीसरी होती है लिंग प्रधान, लिंग प्रधान अवस्था, और ये अपनी होती है 3 से लेकर के 5 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में चौथी जो अवस्था है, पहली होगी मुखावस्था, दूसरी गुदावस्था 2 से 3 तक। ठीक है, तीसरी है लिंग प्रदान, ये है 3 से 5 तक। पहली मुखावस्था 0 से 1 वर्ष तक, दूसरी गुदावस्था 2 से 3 वर्ष तक, और तीसरी कौन सी, लिंग प्रदान अवस्था 3 से 5। चौथी कौन सी हो जाएगी, चौथी कौन सी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था। और ये जो होती है ये होती है लगभग अपने कितने से, ये होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, अव्यक्त जो अवस्था है ये 6 से 12। और पांचवी जो अवस्था बताइए, पांचवी जो अवस्था बताइए सिगमुंड फ्राइड ने, वो बताइए कौन सी, वो अपनी होती है कौन सी, जननेंद्रिय अवस्था, जो 12 से आगे फिर चलती है। ठीक है, तो वो हो गई जननेंद्रिय अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, देखो पहली अवस्था मुखावस्था है, ये 0 से 1 वर्ष तक है। इसमें क्या होता है, मुखावस्था अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक जो है वो अपना अंगूठा जो है वो सूझता रहता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को जब वो सूझता है तो उसको बोलते हैं मुखावस्था। ठीक है, तो ये अपनी होती है 0 से लेकर के 1 वर्ष तक। छोटे बच्चों को देखा होगा, वो अपने हाथ की जो अंगुलियां या फिर अंगूठा जो होता है उसको चूसते रहते हैं, तो ये उसको बोलते हैं मुखावस्था। और ये जो है वो 0 से लेकर के 1 वर्ष तक होती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो है वो होती है गुदावस्था। ठीक है, जो कि 2 से लेकर के 3 वर्ष तक होती है, और इसमें बालक जो है वो मल मूत्र के त्याग में जो है वो सर्वाधिक रुचि लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है गुदावस्था, जो कि 2 से लेकर के 3 वर्ष तक। उसके बाद में तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है लिंग प्रधान अवस्था, और ये होती है 3 से लेकर के 5 वर्ष तक। ठीक है, चौथी अवस्था होगी अव्यक्त अवस्था, जो कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। उसके बाद में पांचवी जो अवस्था है वो होती है जननेंद्रिय अवस्था, और ये फिर 12 वर्ष से लेकर के आगे जो है वो चलती रहती है। तो इन 5 अवस्थाओं में से, ठीक है, कौन सी अवस्था के अंदर ओडीपस ग्रंथि का विकास होता है। देखो साथियों, ओडीपस ग्रंथि क्या होती है, ठीक है, ओडीपस ग्रंथि जो है इसका विकास होगा लैंगिक अवस्था के अंदर। जो ये लिंग प्रधान अवस्था है या जो लैंगिक अवस्था है इसके अंदर, ठीक है, ओडीपस ग्रंथि का विकास होता है। ओडीपस की ग्रंथि की बात करें तो ये जो ग्रंथि है, ठीक है, ओडीपस जो ग्रंथि है ये पाई जाती है लड़कों के अंदर। ठीक है, लड़कों के अंदर जो है वो ये ओडीपस ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। और लड़कियों के अंदर, साथियों लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के अंदर एक ग्रंथि पाई जिसका नाम है इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा। ठीक है, देखो ओडीपस ग्रंथि लड़कों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है ये लड़कियों के अंदर पाई जाती है, और इन दोनों ग्रंथियों का जो विकास होता है वो लैंगिक अवस्था के अंदर होता है।
ठीक है। लड़कों के अंदर कौन सी है? ओडिपस है। लड़कियों के अंदर कौन सी है? इलेक्ट्रा है। इन दोनों का विकास कौन सी अवस्था में होता है? लैंगिक अवस्था में होता है। लैंगिक अवस्था में क्या होता है कि बालक जो होता है, यानी कि लड़का जो है वो अपनी माँ से प्यार करना शुरू करता है, और लड़की जो होती है वो अपने पापा से या फिर जो है वो पिताजी से प्यार करना शुरू कर देती है। तो उसको बोलते हैं हम क्या? लैंगिक अवस्था। और लैंगिक अवस्था के अंदर इन दोनों ग्रंथियों का विकास जो है वो हो जाता है। तो ओडिपस किस में पाई जाती है? लड़कों के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रा कौन सी? लड़कियों के अंदर, ठीक है। तो और अवस्था कौन सी हो जाएगी? लैंगिक अवस्था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि सामयिक रूप से, ठीक है, सामयिक रूप से शांत और स्थिर व्यक्ति जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। देखो टाइप ए की बात करें तो टाइप ए के अंदर जो है वो अशांत व्यक्ति होते हैं, अशांत व्यक्ति और झगड़ालू, झगड़ालू, ठीक है। ये जो है वो टाइप ए के हैं। टाइप ए पे हो गए अशांत और झगड़ालू, और इसी का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा टाइप बी, ठीक है। तो टाइप बी के अंदर, ठीक है, टाइप बी के अंदर जो है वो शांत और स्थिर व्यक्ति जो है ये टाइप बी वाले हैं। ए वाले जो है वो कैसे? अशांत है और झगड़ालू है, इसका उल्टा करेंगे तो ये जगह बी, और इसके अंदर जो है वो अशांत, शांत और स्थिर व्यक्ति होते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।